स्वागत है आप सभी लोगों का। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहां पर अपने प्रश्नों को छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कॉफ़ी में जो उत्तेजक पदार्थ होता है उसका क्या नाम है। तो कॉफ़ी में जो उत्तेजक पदार्थ होता है उसका नाम होता है कैफीन। कैफीन नाम का उत्तेजक पदार्थ कॉफ़ी में होता है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है। तो चाय में जो उत्तेजक पदार्थ होता है उसका नाम होता है थीन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है उसका क्या नाम है। तो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है उसका नाम होता है निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है, चाय में थीन होता है। इन सारी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चांदी की चमक को काला कौन कर देता है। तो जो चांदी की चमक होती है वो ओजोन गैस के प्रभाव में आने से काली पड़ जाती है। तो चांदी की चमक काली किसके प्रभाव से होती है? ओजोन गैस के प्रभाव से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन धातु और हीरा, इन दोनों का गलनांक कितना होता है। तो जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हीरे का जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो टंगस्टन का गलनांक कितना है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। और हीरे का गलनांक कितना है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस डाटा को आप रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इस्पात की जो कठोरता होती है वो किस कारण से होती है। तो इस्पात में जो कठोरता होती है वह उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के कारण होती है। तो इस्पात में कार्बन की मात्रा के कारण ही इस्पात की कठोरता होती है। इस चीज़ को भी आप जानकारी में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम वसा के जलने से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारे शरीर में 1 ग्राम वसा के जलने से 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 9.3 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा के जलने से उत्पन्न होती है। अब कुछ हम लोग पौधों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जेरोफाइट्स कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइट्स कहलाते हैं। लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले, जेरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले। गांव में आपने देखा होगा जहां पर गोबर होता है वहां पर सफ़ेद कलर के कवक जब उग आते हैं तो उनको गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं। तो गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसको हम लोग कोप्रोफिलस कहते हैं। कोप्रोफिलस गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा वृक्षों की जो छाल होती है उस पर हरे कलर के लाइकेन अथवा सफ़ेद कलर के जो कवक आ जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कार्टिकोलस कहते हैं। कार्टिकोलस क्या होता है? वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक अथवा लाइकेन होते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस होते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइट्स होते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जेरोफाइट्स होते हैं। इन 4-5 जितनी भी चीज़ें हैं सबको आप रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है। तो साइकस नाम के पौधे का सबसे बड़ा बीजांड होता है। इस चीज़ को भी आप जानकारी में रखिएगा कि सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? साइकस नाम के पौधे का होता है। संसार में सबसे लंबे पौधे कौन से होते हैं। तो जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, वो क्या होते हैं? संसार के सबसे लंबे पौधे होते हैं। तो अनावृत बीजी पौधे जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, ये संसार के सबसे लंबे पौधे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछा जा रहा है कि जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं यानी पहाड़ों पर जब आप जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊपर जाने पर हमारा वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस प्रकार पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब हमारा कम रहता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल गर्म होता है, किस विधि से गर्म होता है। तो आपको पता है 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। वायुमंडल का गर्म होना संवहन विधि का उदाहरण है। तो संवहन विधि का कौन सा उदाहरण है? वायुमंडल का गर्म होना। इस चीज़ को भी आप जानकारी में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो अक्रिय गैस का नाम है रेडॉन। रेडॉन यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी अक्रिय गैस, एक मिनट सॉरी,
अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अक्रिय गैस है उसका नाम है क्रिप्टॉन। और रेडॉन वायुमंडल में पाई ही नहीं जाती है और क्रिप्टॉन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और दोनों अक्रिय गैसें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अक्रिय गैस की खोज किसने किया था। तो अक्रिय गैस की खोज 3 लोगों ने मिलकर किया था। नाम क्या है इनका, लोकेयर, रैमजे और रैले। तो लोकेयर, रैमजे और रैले, इन 3 लोगों ने मिलकर अक्रिय गैसों की खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है। तो ये प्रश्न हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो 78% भाग पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो हाइड्रोजन है। जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको हाइड्रोजन जरूर मिलेगा। ब्रह्मांड में, पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है। सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है तत्व उसका नाम है हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायुमंडलीय दाब अगर हमें नापना हो तो हम किसकी मदद लेंगे। तो बैरोमीटर के द्वारा हम लोग वायुमंडलीय दाब नापते हैं। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। तो इसमें एक वायुमंडलीय दाब का जो है वैल्यू लिखनी है। एक वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। एक वायुमंडलीय दाब की जो वैल्यू होती है वो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। अब आप बैरोमीटर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानना है, जिसको हम लोग वायुदाब मापी भी कहते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुदाब नापते हैं। तो उस बैरोमीटर में या वायुदाब मापी में कभी कभी ऐसा होता है कि पारे का स्तंभ धीरे धीरे नीचे गिरता है। पारे का जो स्तंभ होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वर्षा होने की संभावना है। तो जब वायुदाब मापी में अथवा बैरोमीटर में पारे का स्तंभ जो है धीरे धीरे नीचे गिरता है तो हमें वर्षा होने की संभावना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट विपरीत क्या करते हैं, जब वायुदाब मापी में पारे का जो स्तंभ होता है वो अचानक से नीचे गिरता है। तो अचानक से क्या आता है, अचानक से आंधी तूफान आता है। तो जब पारे का स्तंभ अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। और इसके जस्ट अपोजिट, जब बैरोमीटर में या वायुदाब मापी में पारे का स्तंभ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो ऊपर चढ़ना किसका सूचक होता है, मौसम के साफ और स्वच्छ होने का सूचक होता है। ये 3 चीज़ें वायुदाब मापी से नापी जाती हैं। जब नीचे धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब पारा अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। जब पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम स्वच्छ होने की संभावना होती है। इन तीनों चीज़ों को आप याद में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब बढ़ाने पर जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। इस चीज़ को भी आप जानकारी में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, यानी कि एक गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है। इस लेवल पे मान लेते हैं पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर, ये बर्फ़ पूरा जब पिघल जाती है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि पानी की सतह जो है ऊपर उठ जाएगी। पानी की सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी की जो सतह होती है, पानी की जो सतह होती है वो अपरिवर्तित रहती है। तो पानी की सतह कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है बर्फ़ के पूरा पिघल जाने पर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तबीयत बहुत ख़राब है, जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखा है। आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो बर्फ़ के जब 2 टुकड़ों को हम लोग आपस में दबाते हैं तो दाब अधिक होने के कारण जो बर्फ़ होती है उसका गलनांक घट जाता है। तो दाब अधिक होने के कारण बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, जिसके कारण बर्फ़ के दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। यही इसका कारण है। इस कारण को भी आप जानकारी में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रेशर कुकर में, आप सभी लोगों ने खाना बनाया ही होगा और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। क्योंकि प्रेशर कुकर में जो हम लोग पानी डालते हैं तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घड़ी में चाबी अगर आपको भरना हो,
घड़ी में हम लोग, अब तो वर्तमान समय में इस प्रकार की घड़ियाँ नहीं आती हैं, लेकिन पहले वाली जो घड़ियाँ आती थी उसमें चाबी भरी आती थी। तो चाबी भरने से जो ऊर्जा संचित होती थी वो किस प्रकार की ऊर्जा होती थी? तो वो स्थितिज ऊर्जा होती थी। तो घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। इस चीज़ को भी आप जानकारी में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो इसको तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब जी के बारे में कुछ चीज़ें और पढ़ लेनी है कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है इसका मान सबसे कम कहाँ पर होता है? तो सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। और पृथ्वी के अगर केंद्र की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 0 होता है। तो केंद्र पर जी का मान 0 होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? ध्रुवों पर होगा। सबसे कम कहाँ पर होगा? विषुवत रेखा पर होगा। और इस गुरुत्वीय त्वरण जी का वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।